जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार में 50,000 के लिए स्कॉलरशिप का आवेदन शुरू होने वाला है। तो इसको लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन्स है, कुछ क्यूरोसिटी भी है। खासकर कैसे कि किसको ये पैसा मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या शादीशुदा महिला को ये पैसा मिलेगा या नहीं, जो कि मैंने ऑलरेडी थंबनेल पे लिखा है। तो मैं इसके बारे में पूरा डिटेल थोड़ा बताऊंगा। उसके साथ साथ इसको फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाने चाहिए। जाति आय अगर निवास बनाना है, अगर कोई शादीशुदा महिला है तो वो अपना निवास या जाति या जो भी है लग रहा है वो कैसे बनाएगी, उसके बारे में। फॉर्म कब से शुरू हो रहा है इसके बारे में, फॉर्म भरने में आपको क्या चार्ज लगने वाला है इसके बारे में। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम पूरा डिटेल्स में हम आज वीडियो बताने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, और जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले। हम इस तरह से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज 50,000 का स्कॉलरशिप। ये पहले हम समझ ले कि ये स्कॉलरशिप मिलता किसको है। देखिए, ये स्कॉलरशिप मिलता है केवल लड़कियों को जो ग्रेजुएशन पास है। यानी कि पहला कंडीशन इसमें हो गया कि बॉयज मतलब लड़कों को ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। तो वहां पे एक पार्ट खत्म हो गया। अब बची केवल लड़कियां। अब लड़कियों में भी कैसे होना चाहिए, वैसी लड़की जो बिहार का अस्थाई निवासी हो। ऐसा नहीं कि सपोज कोई है, कोई भले ही मान लीजिए हम बिहार के रहने वाले हैं लेकिन हम उत्तर प्रदेश या झारखंड में बहुत दिनों से रह रहे हैं, मेरे पिताजी रह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हम अब बिहार का स्कॉलरशिप का लाभ लेना, तो वैसे लड़कियों को भी ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। यानी कि बिहार का परमानेंट आपका निवासी होना चाहिए। तीसरा, ये अविवाहित होना चाहिए। अब देखिए, यही मेन कंफ्यूजन है, क्योंकि ऐसा बहुत कम केस में देखा जाएगा कि ग्रेजुएशन कर रही है लड़कियां, और ज़्यादातर उसमें से मैं ये कह सकता हूँ कि 80% लड़कियां का, 80 के 90% भी कह सकते हैं, ग्रेजुएशन करते करते शादी हो जाती है, या ग्रेजुएशन करने के बाद, क्योंकि अभी ये सेशन लेट है पैसे वाला, उसके बीच में भी उनकी शादी हो गई है। तो वैसे लड़कियों को कैसे, क्या ये लाभ मिलेगा या नहीं। देखिए, मैं बता दूं कि आप लोगों को भले ही आप शादीशुदा हो गई हैं, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है कि मेरा शादी हुआ है। तो वैसे केस के लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी आपका, देखिए, आधार जब आपका अपलोड होगा तो आधार में हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके बैक साइड अगर आपने अपने हस्बैंड का नेम और एड्रेस अपने ससुराल में चेंज करा लिया है तो उसको अपलोड नहीं करना है। आपको केवल अपने आधार का फ्रंट साइड अपलोड करना है, पहला केस। उसके बाद दूसरा चीज, आप और तीसरा क्या हो गया कि आप कैसे पता चलेगा कि भैया जो आप निवास देंगे उससे पता चल सकता है। तो वैसे केस में देखिए, आप जो शादीशुदा लड़के हैं वो घबराए नहीं, बिल्कुल आप सभी को ये मिलेगा। आपको इसको प्रूफ नहीं करना है, और उसके लिए थोड़ी थोड़ी कुछ पॉइंट्स है। एक तो मैं पहले आधार वाला बता दिया। दूसरा प्रूफ, जब आप निवास बनवाएगी, ठीक है, तो निवास कोशिश करिएगा कि आप अपने मायके से ही, जो मायके का ब्लॉक है वहां से आप बनवाइएगा। और उसमें आपका ध्यान रखिएगा, अपने हस्बैंड का नाम मत दीजिएगा। यानी कि आप जब नया निवास बनाएंगी तो वहाँ पे आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम और हस्बैंड नेम ये भी आएगा। तो आपको क्या करना है कि जो निवास बनवाना है उसमें हस्बैंड नेम का जिक्र नहीं करना है, ठीक है, पहला चीज। उसके साथ आपको अपने मायके के ब्लॉक से ये अपना निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक है। और साथ के साथ निवास प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो पुराना वाला 2024 का या 2023 का अगर आपके पास कोई निवास बना हुआ है तो उसको मत यूज करिएगा। आप कोशिश करिएगा अगर आपके पास 1 अप्रैल 2025 के बाद का निवास है उसी को आप इसमें यूज करिएगा। क्योंकि देखिए, बात यहाँ पे 50,000 रुपए की भी है। अगर एक छोटी सी गलती होती है तो आपको पैसे रुक सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये देखिए,
कोई भी चीज चलता है फाइनेंशियल ईयर से, यानी कि 1 अप्रैल से लेके आपको 31 मार्च तक ये आपका सेशन चलता है। तो इसीलिए आप 2025-26 वाले फाइनेंशियल ईयर का निवास यूज करना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। ध्यान, फिर से मैं थोड़ा सा निवास के बारे में बता दे रहा हूँ। निवास बनवाना है आपके मायके वाले ब्लॉक से, हस्बैंड का नाम को जिक्र नहीं करना है। ठीक है, और निवास आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। इसी निवास को आप यूज करिएगा। इससे क्या हो जाएगा कि आपको ये जाहिर ही नहीं हो पाएगा कि आप शादीशुदा हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका 10th का मार्कशीट लगेगा। उसके बाद देखिए ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा, ये आपका ओरिजिनल कॉपी। अगर देखिए किसी के पास नेट वाली कॉपी है जो नेट से डाउनलोड होता है, तो उस कॉपी से आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आप जल्द से जल्द अपने आपके स्कूल में या कॉलेज में जहाँ पे भी ओरिजिनल मार्कशीट आ गया है, उसको तुरंत उस वहाँ से निकलवा के अपने पास मंगवा लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपकी इसकी जरूरत पड़ेगी। तीसरा है आधार कार्ड। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको 10th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और आधार, इस तीनों में आपको ध्यान रखिए नेम आपका एक जैसा होना चाहिए। नेम अलग होगा तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ किस पे होता है भैया? ग्रेजुएशन वाले पे तो होता नहीं है। तो आपका 10th का और आधार का ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपके आधार में अलग है और 10th के मार्कशीट में अलग है तो भी आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। ये देखिए ये सब छोटी छोटी गलतियां हैं। अगर बारीकी से आप लोग नहीं देखेंगे तो आप फॉर्म सब कोई भर रहा है, लेकिन इन्हीं छोटी गलतियों की वजह से पैसा नहीं आता है। तो ये कंडीशन होगा। अगर ऐसे कंडीशन है तो तुरंत अपना आधार कार्ड को सुधरवा के 10th के मार्कशीट के हिसाब से अपना डेट ऑफ बर्थ और नाम करा लीजिए। ठीक है, और ग्रेजुएशन वाला में भी देखिए नाम एकदम सेम होना चाहिए तीनों का। उसके बाद देखिए आपका बैंक खाता, ये एनपीसीआई लिंक होना चाहिए। एनपीसीआई लिंक अगर आपको एक देसी भाषा में कह दें कि ज़्यादा इसके बारे में सोचिए मत। आप जाइए जहाँ पे अंगूठे से पैसा निकलता है, आप 100 रुपया निकालिए, क्योंकि मिनिमम 100 रुपया तो निकलता ही है। 100 रुपये निकाल के देख लीजिए, अगर आपके अंगूठे लगाने से आपका पैसा निकल रहा है तो आपको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। आप समझिए कि आपका सब चीज ओके है। अगर नहीं निकलता है तब इन केस में आप जब बैंक में जाएंगी तो बैंक आपको एक फॉर्म देगा, वहां से वो करके एनपीसीआई लिंक करेगा, और जैसे ही आपका अंगूठे से पैसा निकलने का समझिए आपका सारा काम ओके है। एक ये चीज, अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कि मेरा एनपीसीआई लिंक है या नहीं है, तो आप देखिए आधार कार्ड का पोर्टल पे जाइएगा। आधार में जो आपका मोबाइल नंबर ऐड है उस पर ओटीपी डाल के आप लॉगिन करिएगा, और लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आधार सीडेड। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस बैंक से आपका आधार सीड है। मान लीजिए इसके केस में होता है कि एक पर्सन का 2 या 3 बैंक अकाउंट होता है, तो उसका किस में सीड है, तो ऐसे केस में आप वहाँ से भी जान सकते हैं। तो ये हो गया चौथा चीज। उसके बाद आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, यही आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी आप फॉर्म भरते समय। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फॉर्म कब से भरा जाएगा। देखिए आज है 25 अगस्त, और आज ही के दिन आप पेपर के कटिंग में भी देखे होंगे कि 25 तारीख यानी कि सोमवार से ये स्कॉलरशिप का ऑनलाइन शुरू होना था। लेकिन अभी के प्रेजेंट में मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, अभी तक ये पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है कि पोर्टल कुछ देर बाद ओपन हो या शाम तक ओपन हो। तो अगर यदि आज की आज ओपन होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि बिहार सरकार में ये कह सकते हैं कि जब तक कोई चीज आपको सारे चीज और जब तक से क्लियर ना हो तब तक से इसको कहना मुश्किल है। यानी कि जब आपका पोर्टल शुरू हो जाएगा 25 अगस्त को तब ये समझिए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कह सकते हैं कि पेपर के अनुमानता आया है तो कुछ तो जरूर सूचना मिली होगी, तभी पेपर वाले ने ये पब्लिश किया है। तो ये चीज है, आज के आज ये पोर्टल ओपन होने वाला है। फॉर्म भरते समय आपको कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। ठीक है, आपको कोई भी चार्ज आपको, जैसे आप जो नॉर्मली जो आप अपने जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं तो कटता है 100 रुपये 150 जो भी है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी चार्ज नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लीजिए।